हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ये सीरीज क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है और क्लास 11th आईपी स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ पर हम अपने एनसीईआरटी बुक को चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। ये सीरीज बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है गाइस। तो आई होप इस सीरीज से 11th स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है जहां पर हम कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम से स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, उस पे प्रोसेसिंग करता है एंड अपना आउटपुट शो करता है। कंप्यूटर का बस यही काम होता है कि इनपुट लेना, उस पे काम करना और आउटपुट शो करना। और ये इनपुट डिजिटल्स होते हैं, मतलब बिट्स में वेरी करते हैं, जैसे 0 और 1। अब ये तो हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन, लेकिन ये कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर को हम लोनली नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके साथ साथ हमको एडिशनल पार्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो एज एन यूनिटी कंप्यूटर प्लस द अनदर हेल्पिंग डिवाइसेस एक साथ जब वर्क करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तब उसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, A computer is an electronic device that can be programmed to accept data, process data and generate output। और इसके लिए ये क्या करता है, कंप्यूटर प्लस एडिशनल हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है। और इसके अगर कोर कंपोनेंट की बात करें कि कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सो यू कैन सी कि हमारा कोर कंपोनेंट सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइस से बनाया जाता है। तो इन ब्रीफ बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर प्लस हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कि एज एन यूनिटी वर्क करने के बाद हमको अपने रिक्वायर्ड हमारे रिजल्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो कंप्यूटर है, पहले के जमाने में कैसे कंप्यूटर्स बनाए जाते थे, बहुत ही लार्ज ह्यूज मैसिव होते थे वो कंप्यूटर्स, जो कि पूरा पूरा रूम, पूरा पूरा बिल्डिंग कवर या फिर फ्लोर कवर कर लेते हैं। लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर्स है वो वैरायटीज में मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ वैरायटीज अवेलेबल है। जैसे हमारे पास हाई एंड सर्वर्स है, पर्सनल डेस्कटॉप है, लैपटॉप, टैबलेट्स या फिर स्मार्टफोन की बात कर लो। इनका अलग अलग मोटिव है और इनकी अलग अलग फॉर्म्स भी है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स। अब इसकी अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है और हमारा सीपीयू है। तो ये एज एन यूनिटी वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, इनपुट डिवाइस अपने इनपुट्स लेके कंप्यूटर को सेंड करता है, फिर सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करेगा और अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट हुई तो मेमोरी को रीड एंड राइट करेगा एंड देन अपना रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा शो करेगा। जैसे कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे एनसीईआरटी बुक का ब्लॉक डायग्राम है। अब एक एक करके सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में हम मेमोरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीपीयू को क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी होता है, क्योंकि इसी के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ये यहीं पे होती है। लेकिन अब ये सीपीयू अकेला काम नहीं करता, इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट है रजिस्टर, फिर है हमारा एएलयू एंड देन हमारा सीयू। तो इनकी वर्किंग में समझा देता हूँ कि रजिस्टर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, जो हमारी सीपीयू की स्पीड होती है, मतलब एएलयू की जो स्पीड होती है वो बहुत ही हाई होती है, लेकिन उतनी ही हमारी स्पीड हमारे इनपुट डिवाइसेस या फिर आउटपुट डिवाइसेस या फिर मेमोरी एलिमेंट की नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। तो क्या होता है, सीपीयू का बहुत टाइम वेस्ट होता है इन सबको कोप अप करके वर्क करने के लिए। तो यहीं पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं, दूसरे मेमोरी एलिमेंट्स से फास्टर होते हैं, जो कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो अच्छे से हो पाता है, अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है ये बेसिकली। और एएलयू क्या होता है, एएलयू अर्थमेटिक और लॉजिकल अपने ऑपरेशंस करता है। तो जितने भी हमारी कैलकुलेशंस है, जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस है, वो सारे एएलयू के अंदर होता है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो आप अपने इसके नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं। देन आता है हमारा सीयू। तो सीयू बेसिकली इनको हैंडल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जो भी इनपुट हमारे सीपीयू के अंदर आती है वो पहले सीयू के पास जाती है, फिर वो इनपुट्स जो कि बाइनरी डिजिट्स में होती थी
मतलब डिजिटल सिग्नल्स होती थी, उनको कंट्रोल वे में क्रिएट करने के बाद एएलयू के पास जाता है और फिर अपना कैलकुलेशन हो पाता है। अगर सीयू ना हो तो हमारा जो ये कंप्यूटर है एक तरीके से मैशअप हो जाएगा और शायद ओवरलोड भी हो जाए। फिर आता है हमारा इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस की इन जनरल इन शॉर्ट में अगर बात करें, वो सारी डिवाइसेस जो कि हेल्प करती है कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जहां पर आप देख सकते हैं इट कन्वर्ट्स डेटा इन डिजिटल फॉर्म। एन एग्जाम्पल पे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ब्रेल कीबोर्ड ईटीसी गिवन है। इन सबको आई होप आपने देखा ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई इमेज इस्तेमाल नहीं करी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इनपुट का अपोजिट होता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर से डेटा लेता है और यूजर को शो करवाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेके बाहर शो करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर एंड ईटीसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो अगर हम इनपुट की बात करें तो ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा को लेके कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल डेटा में कन्वर्ट करता है, और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल डेटा लेके ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। फिर आता है इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर। तो अपना ये जो कंप्यूटर है ये इवॉल्व कैसे हुआ, इसके बहुत सारे स्टेजेस है। मैं यहाँ से स्किप करके यहाँ से शो करवाता हूँ, ये इससे आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। ये एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि हमारा जो पहला कंप्यूटर था वो बेसिकली कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग बनाया गया था कि हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे। फिर जैसे जैसे इन्वेंशंस होते गए हमारे हार्ड डिस्क वगैरह के, वैसे वैसे हमारा जो कंप्यूटर है वो डेवलप करता गया। तो आप अगर इसके स्टार्टिंग से देखेंगे, जो कि स्टार्ट हुआ 500 बीसी में, पहला एबेकस बनाया गया जो कि कैलकुलेशन पर्पज से था। आई होप आपने इसका कभी ना कभी डायग्राम तो देखा ही होगा, मॉडल वगैरह भी देखा ही होगा, क्योंकि ये बेसिक हमको बचपन में ही बताया जाता है एबेकस क्या होता है। फिर उसके बाद 1642 में हमारा पास्कल हमारा कैलकुलेटर आया, जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे काम करता था। फिर 1834 में हमारा एनालिटिकल इंजन आया, जो कि चार्ल्स बेबेज ने दिया था। ये और बेटर वर्जन ऑफ कंप्यूटिंग था। फिर टैबुलेटिंग मशीन जो कि 1890 में आया। फिर हमारा 1937 में टर्निंग मशीन आया। यहाँ से हमारा कंप्यूटर का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोग्राम करना सीख गए थे। बेसिक ही चाहे, लेकिन हम प्रोग्राम करते थे, फिर उसके बिहार पे अपना आउटपुट लेते थे। फिर हमारा ENIAC जो कि फर्स्ट कंप्यूटर है वो बनाया गया। फिर 1947 में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस था, तब एक ट्रांजिस्टर नाम का हार्डवेयर क्रिएट हुआ जो कि वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। उसके आने से हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत ही शॉर्ट होने लग गया। फिर उसके बाद इसका बेटर वर्जन 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट नाम से आया, जो कि वैक्यूम ट्यूब को कंप्लीटली रिप्लेस करते थे और एक बेटर वर्जन ऑफ कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव देते थे। इससे क्या होता था, हमारे लार्ज लार्ज जो वैक्यूम ट्यूब्स बनाकर हम एक सर्किट बनाते थे, वो बहुत ही माइनर लेवल में हम क्रिएट करना सीख गए थे। मतलब अगर मान लो एक सर्किट बनाने के लिए आपको एक पूरी की पूरी 4 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस लग रही है, यहाँ पर हम 2 या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस में ही क्रिएट कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर इसके बाद अगर प्रेजेंट डे की बात करें, तो अब आप नया एक इन्वेंशन देखोगे जो कि है एआई। आपके जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो अब एआई बेस्ड मॉडल पे बनाए जा रहे हैं। अब मेजर इन्वेंशंस ऑफ इवोल्यूशंस में हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट इवोल्यूशंस थे, जैसे कि आप देख सकते हैं टैबुलेटिंग मशीन, ENIAC, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हमारे ये थ्रू आउट द जर्नी बहुत ही मेजर रोल प्रोवाइड करते हैं। फिर जैसे पहले की जमाने में क्या होता था कि कंप्यूटर्स जो होते थे वो हाईली प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन या फिर गवर्नमेंट इस्तेमाल करते थे। पर्सनल तो था ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही महंगे भी होते थे और अनअवेलेबल भी थे नॉर्मल पर्सन्स के लिए। फिर जैसे जैसे इसका यूज केस और इसका पोटेंशियल बढ़ता गया, वैसे वैसे नए नए इन्वेंशंस हुए और हमारा पर्सनल कंप्यूटर की तरफ एक फ्लो बढ़ता गया। जहां पर पहला कंप्यूटर IBM पीसी द्वारा 1981 में बनाया गया। देन एप्पल ने मैकिंटोश 1984। देन हमारा GUI बेस्ड मॉडल्स आए जिसमें लिनक्स, विंडोज आए। फिर हमारा वर्ल्ड वाइड वेब आया
जिसके इस्तेमाल करते करते हमारा कंप्यूटर के प्रति बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया और एक वेव की तरह हमारे इन्वेंशंस क्रिएट होने लग गए और कंप्यूटर्स डेवलप होने लग गए और फिर ये बढ़ता ही चला गया। आज आप देखेंगे हर एक घर में कम से कम कंप्यूटर ना सही स्मार्टफोन तो अवेलेबल है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब बात कर लेते हैं मेमोरी की। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर हम दो टाइप की मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये एसेंशियल मेमोरी होती है, इसके अलावा कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर पाता। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी हो या ना हो फिर भी कंप्यूटर वर्क कर लेता है। इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखोगे, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डेटा टेम्पररीली एंड सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग टर्म डेटा रिटेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्राइमरी मेमोरी फास्टर, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर, प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल एंड प्राइमरी मेमोरी हमारी स्मॉलर और सेकेंडरी मेमोरी हमारी लार्जर होती है। ये तो हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं सर, ये भी तो एक क्वेश्चन रेज होता है ना। तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी स्मॉलर थे, फास्टर थे और इसके साथ साथ एक्सपेंसिव भी थे। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी इसका अपोजिट था, स्लोअर था, लार्जर था और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। और तो और जो प्राइमरी मेमोरी थी वो वॉलेटाइल थी और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल। तो देखा गया इन दोनों का ही कुछ ना कुछ बेनिफिट है, तो क्यों ना हम इन दोनों को इस्तेमाल करें, जो कि अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देने के साथ साथ हमारे डेटा को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। क्योंकि क्या होता था, अगर हम प्राइमरी मेमोरी बस इस्तेमाल करें तो वो डेटा तो उड़ जाता था और साथ ही साथ हमको एक्सपेंसिव भी पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हमने सेकेंडरी मेमोरी के साथ इस्तेमाल किया, हमारा डेटा रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ी और तो और हमारा डेटा परमानेंटली भी सेव होने लग गया और हमारे पैसे भी बचे। तो ये बेटर ऑप्शन था। इसी वजह से दोनों ही मेमोरी कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं डेटा से रिलेटेड वर्किंग के लिए। अब ये जो मेमोरी है इनको हम बिट्स में कैलकुलेट करते हैं। बिट्स क्या होते हैं, 0 एंड 1, ये आपने सुना ही होगा। अब हम बिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि स्मॉलर यूनिट हमारी बिट होती है, यहाँ पर लिखा है, और 4 बिट या फिर 4 वर्ड मिलाकर एक निबल बनता है और 8 बिट बनाकर एक बाइट बनता है। तो हमारी जो बाइट है उसको अगर हम 1024 से इंटू करें, हमारा नेक्स्ट वर्जन ऑफ बाइट बनता है। जैसे 1024 बाइट को मिलाकर 1 KB बनेगा, फिर 1 KB को अगर हम 1024 से इंटू करें तो हमारा MB बनेगा एंड सो ऑन। इसको और अच्छे से जानने के लिए आप नीचे दी गई हुई टेबल को पढ़ सकते हैं। फिर प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये फिर दो टाइप के होते हैं, एक रैम एंड रोम, जो कि आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना ही होगा। रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और रैम हमारा वॉलेटाइल होता है और रोम हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है। और ये दोनों हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है डेटा से रिलेटेड वर्किंग के लिए, जो कि हम शायद बचपन से ही पढ़ते हैं। लेकिन इसके बीच में एक और मेमोरी इस्तेमाल होती है हमारे CPU के बीच में, जो कि होती है कैशे मेमोरी। आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये हमारा CPU है और ये हमारा रैम है और ये हमारा रोम है, और इसके बीच में आता है हमारा कैशे मेमोरी। तो बेसिकली क्या होता है, CPU का स्पीड बहुत हाई होता है और इन दोनों का बहुत ही स्लो। तो क्या होता है, CPU को अपना डेटा रीड एंड राइट करने के लिए बहुत ही स्लोली वर्क करना पड़ता है, जिससे CPU का जो काम है वो बहुत हिंडर होने लग जाता है। इसी के लिए हम कैशे मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी स्पीड इन दोनों से ज़्यादा होती है। ये एज एन ब्रिज काम करता है, पहले डेटा कैशे में लोड होता है और हाई स्पीडली CPU में जाता है। ये डेटा कुछ अपने लिए स्टोर भी कर रहा होता है और वही डेटा स्टोर करके रखता है जो हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, जिससे CPU की रीड एंड राइट की जो टाइम लिमिट है वो कम हो जाती है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होती है जो कि लार्ज कैपेसिटी में अवेलेबल होती है, जैसे HDD, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, SSD, फ्लैश ड्राइव एंड ऑल, पेन ड्राइव वगैरह, जो कि आए हो आप सबको ही पता है। अब ये जो डेटा है जो हम जिससे डील कर रहे हैं, ये डील करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको हम हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 3 प्रोसेसेस में हम अपने डेटा से डील करते हैं, जो कि है कैप्चरिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल। कैप्चरिंग में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोरिंग में उसको सेव करते हैं और रिट्रीवल में उसको अंडरस्टैंड या फैच करते हैं। और इसके लिए हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी बनाए, जो कि आपने 9-10 में पढ़ा होगा,
जिसमें आपने एक्सेल और एसक्यूएल को पढ़ा होगा, जो कि डेटा हैंडलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्पेशली डिजाइन फॉर डेटा हैंडलिंग। फिर आता है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। ये क्या होता है? डिलीशन का मतलब परमानेंटली डिलीट करना और रिकवरी का मतलब उस डेटा को वापस रिकवर कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बार हम क्या करते हैं, अपने डेटास को डिलीट कर देते हैं या फिर वो एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है, तो उसकी रिकवरी कैसे करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिलीटेड डेटा इजंट ऑलवेज रिमूव, जस्ट मार्क एज फ्री, रिकवरी पॉसिबल इफ स्पेस इजंट ओवर रिटन। इसका मतलब क्या है? जो हमारा कंप्यूटर है वो दो तरीके से डेटा को डिलीट करता है, एक परमानेंटली और एक टेम्पररीली। जब भी हम डेटा को डिलीट करते हैं वो दिखाता तो डिलीटेड है, लेकिन हमारे मेमोरी में स्टोर्ड रहता है, जो कि तब तक रहता है जब तक कि हम उस स्पेस को ओवरराइट ना करें। आई होप आप एक एग्जांपल से समझोगे। लेट सपोज एक नोटबुक है, उसके पेज में हमने कुछ लिखा और उसको अब नहीं चाहिए तो हमने उसको फाड़ दिया, लेकिन फाड़ने के बाद हमने क्या देखा, हमारे बुक से वो डेटा चला गया, लेकिन पेज तो अवेलेबल होता है ना। सेम केस हमारे कंप्यूटर में भी होता है कि डेटा डिलीट करने के बाद भी सेव रहता है, बस हिडन रहता है। तो इसको हमने बनाया क्यों? क्योंकि बहुत बार देखा गया है हम एक्सीडेंटली डिलीट कर देते हैं या फिर डेटा किसी वजह से करप्ट या फिर डिलीट हो जाता है। तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को ऐसे बहुत सारे टूल्स के इस्तेमाल से रिकवर कर सकते हैं। और तो और बहुत बार हमको डेटा की सिक्योरिटी भी करनी पड़ती है, जिससे कोई अनवांटेड या अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, जिसके लिए भी हम अलग अलग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। सर ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो चलिए अब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि बताता है कंप्यूटर को उसको क्या वर्क करना है। ये इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक वर्क के लिए हो सकता है या फिर ये इंस्ट्रक्शन एज अ लार्ज ग्रुप ऑफ वर्क के लिए भी हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल क्यों करते हैं? बेसिकली जो हार्डवेयर हम असेंबल करके एक कंप्यूटर बनाते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं, वो तब तक वर्क नहीं करता जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते, और जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो वर्क करने लग जाता है, और यही इंस्ट्रक्शन एज अ सॉफ्टवेयर वर्क भी होता है। तो इससे क्या समझ में आया कि हार्डवेयर चाहे हमारे पास अवेलेबल हो, विदाउट सॉफ्टवेयर हम हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर तो बहुत ही एसेंशियल है। अब जैसे कि मैंने बोला, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। तो ये स्पेसिफिक टास्क अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे हमको किसी इंस्ट्रक्शन से फोटो वॉच करनी है, म्यूजिक सुनना है, वीडियो देखना है, तो ये 3 अलग अलग काम हो गए। कैलकुलेशन करना है, ये 3 अलग अलग काम हो गए। तो ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग टूल। अब ये क्या होता है इसको और डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये डायग्राम देखो। ये डायग्राम हमने एनसीईआरटी बुक में से लिया है, जहाँ पर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं। पहला होता है हमारा यूजर, फिर उसका इंटरफेस आता है, फिर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, देन हमारा सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, देन डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, एंड देन हमारा हार्डवेयर वर्क हो पाता है। तो आप इसका फ्लो देख सकते हैं, कितने लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं हम अपने हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। अब हम आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करना। जैसे हमारा जो विंडो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में आप देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, यूटिलिटीज आते हैं और डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे के पूरे कंप्यूटर को अपने यूजर से इंटरेक्ट करवाता है विद अपने हार्डवेयर से, मतलब हार्डवेयर और यूजर के बीच में ब्रिज बनता है हमारा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो दोनों को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे सिस्टम को अच्छे से एनालाइज करते हैं और डू द नीडफुल। जैसे हम एक कमरे में अगर रहेंगे तो उसमें झाड़ू पोछा तो करना नीडफुल हो जाता है ना, वैसे ही एंटीवायरस से रिलेटेड टास्क करना है या फिर कुछ क्लीन अप करना है, वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। फिर आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स जैसे कि मान लो कि आपके कंप्यूटर में वाईफाई नहीं है, यूजुअली होता ही नहीं है कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में होता है। तो कंप्यूटर में वाईफाई इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशनली एडेप्टर्स लगाते हैं, फिर उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। अब ड्राइवर इनिशियली कंप्यूटर का पार्ट नहीं था,
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरा एक हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हो सकता है ना कि हमारा कंप्यूटर इंडिया में बनाया गया हो जो कि अलग लैंग्वेज में बनाया गया हो, और जो हार्डवेयर है वो चाइना में बनाया गया हो जो कि अलग लैंग्वेज में बनाया गया हो। आप ऐसे समझ सकते हो, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आएगा। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर है यही दोनों के बीच का कम्युनिकेशन गैप पूरा करता है। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाम से ही पता चल रहा होगा इसके यूज केसेस पे इसको बनाया गया है फॉर स्पेसिफिक टास्क। आप यहाँ पर डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, हेल्प्स यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब जैसे अगर कैलकुलेट करना है आपको तो कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। उनके एप्लीकेशन बेस्ड हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग बनाए जाते हैं। इनके टाइप्स दो होते हैं, एक जनरल पर्पस और एक कस्टम सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस आपको पहले से ही अवेलेबल होंगे जो कि जनरल वर्किंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर्स हम कस्टम बनाते हैं, मतलब हम अपने एज पर द रिक्वायरमेंट बनाते हैं, जैसे कि ईआरपी, बिलिंग सॉफ्टवेयर्स एंड ईटीसी। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, ये कुछ हमको फ्री में भी मिल जाते हैं, कुछ हमको हाईली पे भी करना होता है, और कुछ हमको फ्री में तो मिल जाते हैं लेकिन एंटायरली फ्री में नहीं मिलते हैं। तो इन अलग अलग सॉफ्टवेयर को कहेंगे क्या? जैसे कि आप स्क्रीन में अगर देखेंगे तो तीन टाइप गिवन है। एक होता है फर्स्ट, फ्री ओपन सोर्स। फ्री ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कंप्लीटली फ्री होते हैं, उनका सोर्स कोड, उनका जो भी यूसेज है कंप्लीटली फ्री है, इनको आपको इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसा नहीं देना। जैसे पाइथन, उबंटू, लाइबर ऑफिस, ईटीसी, ये कंप्लीटली फ्री होते हैं। लेकिन कुछ आते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इनको यूज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। वो फीस वन टाइम भी हो सकता है, क्वार्टरली या फिर ईयरली भी हो सकता है। फिर आते हैं कुछ फ्रीवेयर्स। ये फ्री में तो मिल जाते हैं लेकिन इनका कोर्स हिडन रह जाता है, मतलब इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा FOSS था, इनका क्या केस था, आप इनको इस्तेमाल भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन फ्रीवेयर में ऐसा नहीं कर सकते। वो जैसा है बस आप उसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। तो पहले कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बनाया जाता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, और जो भी हमारे रिक्वायर्ड डिवाइसेस है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, वो एज एन यूनिटी वर्क जब करते हैं तब उसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। And then second, data is processed into meaningful information with the help of input control unit and output devices. Input devices data को लेते हैं, CPU में उसका हमारा प्रोसेसिंग होता है, एंड आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा उसको हम देख या सुन पाते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ मेमोरीज, रैम, रोम, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ETC। एंड सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स वगैरह। एंड अपना लास्ट, डेटा हैंडलिंग एसेंशियल क्यों है? क्योंकि जो हमारा डेटा है यही हमारी पहचान बन जाती है। ऑनलाइन के ज़माने में अगर आप देखोगे कितने सारे फ्रॉड होते हैं, तो ये सब डेटा ब्रीच होने के बाद ही फ्रॉड होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपका डेटा डुप्लीकेट करके कहीं और इलीगल एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो डेटा लीक हुआ आप ही ने तो किसी को दिया होगा, क्योंकि आपके घर से तो नहीं हुआ ना लीक। तो इसीलिए डेटा हैंडल करना बहुत ही एसेंशियल हो जाता है। और तो और ये बिजनेस पर्पस में भी इस्तेमाल होता है, मार्केटिंग के लिए या फिर कोई अनदर टास्क के लिए। तो डेटा हैंडलिंग की अगर हम बात करें, ये तो अपने में ही एक पूरा का पूरा बुक आ जाता है, ये एक सिलेबस भी है डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड। तो आई होप आज के टॉपिक में आपने बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी होंगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।